तो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और लेकर आ गया हूं रैपिड रिवीजन का अगला चैप्टर जो कि है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, जो कि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फटाफट से अगले 15 से 20 मिनट के अंदर इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। ये भी बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम के अंदर आने वाला है, किसमें आपको ज्यादा ध्यान देना है, और पूरे चैप्टर को आसान तरीके से हम आज रिवाइज करने वाले हैं। इस चैप्टर के ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो जो कि 1.5 घंटे के आसपास की है वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, वो आप जाकर देख लेना अगर आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझना है। ये रिवीजन है और रिवीजन में हम सारी चीजों को कवर करेंगे, बट फटाफट और तेज रफ्तार से कवर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले एसिड बेस के बारे में बात करते हैं। एसिड बेस होता क्या है? एसिड वो है जो कि जब भी पानी में हम उसे डालेंगे तो वो H+ आयंस देगा। क्या देगा? H+ आयंस देगा। ठीक है, मतलब गिव्स हाइड्रोजन आयंस यानी H+ आयंस। और याद रखना बेस क्या है, जो कि आपको हाइड्रोक्साइल आयन यानी OH- आयंस जो होते हैं वो दे रहे होते हैं। ये पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस। उसके अलावा एसिड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सोर होते हैं। सोर यानी खट्टे। नींबू को देखा होगा, नींबू कैसा होता है? खट्टा। और बेसिस, बेसिस यानी सोप। सोप कैसा होता है? कड़वा होता है। तो ये कैसे होते हैं? ये जो होते हैं आपके बिटर होते हैं, बिटर इन टेस्ट। उसके अलावा जो ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस को ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रेड के अंदर। और ये रेड को किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं? ब्लू के अंदर कर देते हैं। उसके अलावा पीएच जो होता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम पीएच स्केल के बारे में जानेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये एसिड का एग्जांपल है। बेसिस कौन से होते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सबसे इंपॉर्टेंट बेस है और इस पूरे चैप्टर के अंदर हम इसी बेस के बारे में बात करेंगे। अब नीचे टेबल है और ये टेबल बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे एक सवाल आ रहा है तुम्हारे पेपर के अंदर। इस टेबल को ध्यान से देख लो। ये सारे के सारे हैं नेचुरल एसिड्स। देख सकते हो आप, जैसे कि आप जो विनेगर यूज करते हो अपने घरों के अंदर, उसके अंदर एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज के अंदर सिट्रिक होता है। टारमेंट के अंदर टैट्रिक होता है। टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर सवाल आएगा टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, याद रखना ऑक्जेलिक एसिड। उसके अलावा आपके जो मिल्क कर्ड होता है उसके अंदर क्या होता है? लैक्टिक एसिड। उसके अलावा आपके लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड, एंड स्टिंग के अंदर मिथेनोइक एसिड, और नेटल स्टिंग जो आपकी जो मधुमक्खी काट जाती हैं उनके अंदर भी कौन सी? मिथेनोइक एसिड। तो ये कुछ नेचुरल एसिड्स हैं, ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ये जो नोट्स हैं ये सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। कहां पर मिल जाएंगे? डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम पे। फटाफट से डाउनलोड कर लेना और यूज करना। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब बात करते हैं इंडिकेटर्स होते क्या हैं। देखो, इंडिकेटर्स एक ऐसे केमिकल कंपाउंड है दैट चेंजेस इट्स कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड या बेस। अब आपने बोला भैया जो एसिड है वो कैसी है? एसिड खट्टी है। तो हम थोड़ी ना एसिड को बार बार टेस्ट करेंगे और बताएंगे एसिड है बेस है, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनकी मदद से हम ये बताएंगे कि ये जो है ये एसिड है या फिर ये जो है वो बेस है। इंडिकेटर्स 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला इंडिकेटर होता है नेचुरल। नेचुरल यानी जो कि नेचर के अंदर है। इसके एग्जांपल क्या है? इसके एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल है लिटमस पेपर। देखो ये जो लिटमस पेपर या फिर जो लिटमस सोल्यूशन होता है ना, वो थोड़े पर्पल कलर का होता है। पर्पल कलर का। जैसी मैंने एसिड डाली तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसी मैंने बेस डाला तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है पहले क्या? लिटमस पेपर या फिर लिटमस सोल्यूशन। उसके अलावा क्या है? हाइड्रेंजिया फ्लावर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर है जो कि ब्लू कलर का होता है। जब एसिड में डालते हैं तो वो ब्लू ही रहता है, बट जब हम बेस में डालते हैं तो ये पिंक कलर का हो जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है? टर्मरिक। टर्मरिक कैसा होता है? येलो कलर का होता है। एसिड में सेम ही रहता है, बट जैसी बेस आता है तो टर्मरिक रेड हो जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है क्या? हल्दी आप लेना और उसको सोप से घिसना। किससे? सोप से। तो आप देखोगे रेड कलर का उसका जो निशान है वो येलो से रेड कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसी बेस मिलता है वैसे ही रेड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके अलावा हम देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सबसे इंपॉर्टेंट है फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन एक कलरलेस सोल्यूशन होता है। एसिड में वो सेम ही रहता है, बट जैसे ही उसे बेस मिलता है वो बदल जाता है। किस कलर के अंदर? पिंक कलर के अंदर क्या कर जाता है? वो बदल जाता है। उसके अलावा मिथाइल ऑरेंज जो होता है, मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, और ये एसिड के अंदर रेड में हो जाता है और बेस के अंदर येलो के अंदर हो जाता है। ये सारे इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली सवाल आएगा कि एक कंपाउंड है जिसको मैंने फिनोप्थिलीन के अंदर डाला और उसका कलर पिंक हो गया, तो बताओ वो कंपाउंड एसिड है या बेस है? याद रखना वो क्या होगा? बेस होगा। उसके अलावा ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स वो हैं जिनकी स्मेल बदल जाती है जैसे ही एसिड या बेस आते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अनियन या फिर वनीला एसेंस। ये जो चीजें है ना, वनीला एसेंस और ये अनियन, जब भी एसिड होता है तो इसकी स्मेल रहती है, बट जैसे ही बेस आता है तो पता क्या होता है? इनकी स्मेल गायब हो जाती है। नो स्मेल। स्मेल जो है इनकी एकदम गायब हो जाती है। तो ये आपके सारे के सारे इंडिकेटर्स थे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है कुछ रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले एसिड फिर बेस देखेंगे। पहली रिएक्शन आपकी मेटल की किसके साथ? आपकी एसिड के साथ। जब भी हम मेटल और एसिड की रिएक्शन करेंगे तो पता क्या बनेगा? सबसे पहले आपका बनता है एक सॉल्ट, और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होती है? रिलीज होती है। आप देख सकते हो हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट। और याद रखना, मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं, एक ऐसी एसिड है जो कि हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करती, जो कि होती है आपकी नाइट्रिक एसिड। ये एक एक्सेप्शन है।
बट दो ऐसे मेटल हैं जो कि इसको बोलते हैं कि भाई तू कैसे हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। वो दो मेटल कौन है? वो दो मेटल हैं मैग्नीशियम और मैग्नीज। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता है? पॉप साउंड टेस्ट, जो कि पहले चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा। अगला देखते हैं मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल बाइकार्बोनेट्स। जब भी आपका एसिड का रिएक्शन होगा मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, रिएक्शन क्या होगी? सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ साथ में पानी बनेगा। ठीक है, यही रिएक्शन होगी हर बार। जैसे एग्जांपल देखो, Na2CO3 HCl से रिएक्शन कराया तो क्या हुआ? NaCN बना, ये एक सॉल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। अब कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग कैसे होती थी? पहले चैप्टर के अंदर किया जाता था। लाइम वाटर के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते थे, क्या हो जाता था? जो सोल्यूशन था आपका क्या हो जाता था? मिल्की टर्न हो जाता था, जो ये प्रूव करता था कि यहां पर क्या है? यहां पर है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आ जाता है आपका मेटेलिक ऑक्साइड। अगर कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड है, यानी मान लो MgO। MgO क्या है? एक मेटल का ऑक्साइड। अगर मैं एसिड के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो बड़ी खतरनाक रिएक्शन होती है। पता क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। अच्छा, एक चीज आपको पता होगी कि जब भी एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आगे मैं आपको दिखा भी देता हूं फटाफट से। तो क्या होता है जब भी आपका एसिड या बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं? वो देते हैं सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब वापस से आप पीछे देखोगे तो यहां पर भी देखो मेटल ऑक्साइड और एसिड रिएक्ट करे हैं, क्या बनाया? सॉल्ट और वाटर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेटल ऑक्साइड जो है वो एक प्रकार का क्या है? बेस है, क्योंकि वो एसिड के साथ रिएक्ट करा, सॉल्ट वाटर बनाया। यानी मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगला पॉइंट देखते हैं। देखो, आपको पता है लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है? हम क्या करते हैं? ये हम सॉल्यूशन लेते हैं, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। और ये मिल्की हो जाता है इस वजह से। अगर मैं वापस से इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डालूंगा तो ये आगे की रिएक्शन भी याद रखना। फिर क्या बनता है? फिर हमारा बन जाता है ये आप देख सकते हो, है ना। ये आप देख सकते हो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये बन जाता है। और ये जो होता है ना, ये मिल्की नहीं होता, ये मिल्की नहीं होता है, नॉर्मल सोल्यूशन है। तो यानी अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड डालता जाऊंगा तो जो मिल्की सोल्यूशन है वो वापस से कन्वर्ट हो जाएगा और वो मिल्की नहीं रहेगा। ये भी रिएक्शन याद रखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं बेसिस की रिएक्शन। देखो, बेसिस की रिएक्शन क्या है? सबसे पहले है बेस विद मेटल। यानी अगर मेरा बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, बेस क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर जिंक के साथ परफॉर्म करता है, रिएक्ट करता है, तो सेम रिएक्शन है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। यानी बनेगा सोडियम जिंकेट और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होगी? रिलीज करेगी। याद रखना, बेसिस डू नॉट रिएक्ट किसके साथ? वो जो हम बोल रहे थे ना, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, उनके साथ रिएक्ट नहीं करते बेसिस, उनके साथ सिर्फ एसिड रिएक्ट करते हैं, बेस नहीं करते। अगला देखते हैं, अगर मैं एक बेस लाऊं और साथ साथ में नॉन मेटल ऑक्साइड लाऊं। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है? जैसे कि अपना CO2। CO2 क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड है ना। तो अगर मैं CO2 लूं और उसके एक बेस से रिएक्शन कराऊं तो पता है रिएक्शन क्या होगी? एक तो सॉल्ट बनेगा और साथ साथ में वाटर बनेगा। तो क्या ये रिएक्शन देख के आपको दिख रहा है कि ये भी एक प्रकार की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है? हाँ है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पर ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड है ये एसिड की तरह परफॉर्म कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो याद रखना, जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। सवाल आएगा एमसीक्यू के अंदर, तुम्हारे पेपर के अंदर, तो याद रखेंगे। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। सारी रिएक्शंस मेटल की, नॉन मेटल की खत्म हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला देखना, अगला आ जाता है आपका डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट। देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है? मान लो आपका एक एसिड है, ठीक है। दो टाइप की एसिड होती है, एक होती है कंसंट्रेटेड एसिड, एक होती है डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होती है पहले वो समझना। वो एसिड जिनके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड इज डिसॉल्व्ड इन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, यानी पानी कम और एसिड बहुत ज्यादा। और डाइल्यूटेड क्या होती है? इसका अपोजिट, जहां पर पानी ज्यादा है और एसिड क्या है? कम है। अब एक कॉन्सेप्ट जो कि तुम्हारे पेपर में आएगा वो ये होता है कि हाउ वाटर इज मिक्स्ड इन एसिड। क्या हम एसिड लेते हैं, पानी को डाल देते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते। हम पानी लेते हैं और ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करते हैं? एसिड को उसके अंदर डालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये लिखा भी हुआ है, स्टार मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर के अंदर आएगा कि कैसे हम एसिड्स को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं। तो याद रखना, एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप हम डाल रहे होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। समझना इस बात को। देखो, स्ट्रेंथ क्या होता है? एक चीज समझना, स्ट्रेंथ एसिड की, ये अगर हम उसे डिफाइन करें तो आप समझिएगा कि एबिलिटी, एक एसिड की एबिलिटी कि जब उसे हम पानी में डालें तो कितने H+ आयंस वो देगा। जितने ज्यादा H+ आयंस वो देगा वो उतना ज्यादा स्ट्रांग। और बेस की क्या होगा? स्ट्रांग बेस कैसे कहलाएगा? स्ट्रांग बेस वो है जब हम उसे पानी में डालें तो जितने ज्यादा OH नेगेटिव आयंस वो देगा वो उतना स्ट्रांग। तो याद रखना कि वो स्ट्रांग एसिड क्या होता है जो कि H+ आयंस ज्यादा देता है, और स्ट्रांग बेस क्या होता है जो कि OH नेगेटिव ज्यादा देता है। ठीक है,
ठीक है, यहां तक क्लियर। अगला देखते हैं, अब आता है पीएच। अब पीएच क्या होता है? पीएच ये बताता है कि कौन सा सोल्यूशन कितना एसिडिक कितना बेसिक। पीएच रीडिंग आप ऐसे, एक पीएच पेपर होता है जो कि 1 से लेकर 14 तक होता है, ठीक है। अगर पीएच रीडिंग 7 से ज्यादा आती है, 7 से 14 तक आती है, तो समझ लेना सोल्यूशन इज बेसिक। अगर 7 से कम आती है तो समझ लेना सोल्यूशन इज क्या? सोल्यूशन इज आपका एसिडिक। क्या? सोल्यूशन इज एसिडिक। और अगर 7 आती है तो समझ लेना सोल्यूशन इज न्यूट्रल। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आप समझना मेरी बात, ये पीएच रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे सवाल आते हैं। क्या आप ये कॉन्सेप्ट समझे कि जिस कंपाउंड की जितनी कम पीएच रीडिंग वो उतना ज्यादा एसिडिक। अगर मान लो एक कंपाउंड की पीएच रीडिंग है 2 और एक की है 1, तो मुझे बताओ कौन ज्यादा एसिडिक होगा? 1 वाला। तो याद रखना, जो जितना कम, जिसकी जितनी कम पीएच वैल्यू उतना ज्यादा एसिडिक, और जिसकी जितनी ज्यादा पीएच वैल्यू वो उतना ज्यादा बेसिक। खुद बताओ, अगर एक कंपाउंड है जिसका पीएच लेवल है 14 14 और एक का है 12, कौन सा ज्यादा होगा? बेसिक कौन सा ज्यादा होगा? ऑब्वियसली बात है, कौन सा? 14 वाला। तो ऐसे ही सवाल आपके पेपर के अंदर इसके ऊपर आ रहे होंगे। पीएच पे बहुत बार सवाल आते हैं, तुम्हारे पेपर के अंदर भी बिल्कुल सवाल दिख सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, इसमें घुमाकर सवाल आएंगे। कैसे सवाल आएंगे देखना, जैसे कि डाइजेशन के अंदर देखना, डाइजेशन के अंदर जो आपका जो पेट होता है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, तो जो पीएच लेवल है उसको बहुत कम किया जाता है, तभी आपका खाना डाइजेस्ट होता है। क्या होता है पीएच लेवल? 1 से लेकर 3 तक, यानी बहुत ज्यादा एसिडिक, बहुत ज्यादा एसिडिक आपका पीएच होता है। अगला सॉइल, जो सॉइल होते हैं ना, उनको अगर सस्टेन करना है ना, तो उनको पीएच लेवल चाहिए 6.3 से 7.3 तक का। बट कभी कभार क्या होता है, सॉइल एसिडिक हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर बेस डालते हैं ताकि हम उसे क्या कर पाए, इस पीएच लेवल तक ले पाए। तो क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा, क्या क्वेश्चन आ जाएगा? अ सॉइल इज एसिडिक। एक सॉइल जो है वो एसिडिक हो गया है, अब ये बताओ अगर मुझे उसे बेसिक करना है तो मैं क्या करूंगा? उसमें बेस ऐड कर दूंगा इस पीएच पे लाने के लिए। अगला आता है टूथ डिके। इस पे भी एक डायरेक्टली सवाल आता है। टूथ डिके क्या होता है? आपके जो दांतों में कीड़े लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है, और अगर हम ब्रश नहीं करते तो कीड़े लग जाते हैं। अब सवाल ये आएगा कि ब्रश क्यों की जाती है? टूथपेस्ट में ऐसा क्या है? तो याद रखना, जो आप टूथपेस्ट लगाते हो ना, दैट हैज बेस इनसाइड देम, उनके अंदर बेस होता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देते हैं और एसिड को खत्म कर देते हैं। तो आपका जो माउथ का पीएच है वो नॉर्मल हो जाता है, वो क्या हो जाता है, वो थोड़ा बेसिक हो जाता है, तो वो न्यूट्रल हो जाता है, जिसकी वजह से कीड़े नहीं लगते। तो इस वजह से बोलते हैं ब्रश करना इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट होता है ब्लड। ब्लड का जो नॉर्मल पीएच होता है वो होता है 7 से लेकर 7.8। उसके अलावा प्लांट एंड एनिमल का तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि उनको एक बेसिक पीएच चाहिए होता है, नॉर्मल, न्यूट्रल, 7 8 उतना। अगला देखते हैं बी स्टिंग। आपको कोई मधुमक्खी काटी होगी तो आपने देखा होगा बड़ी जलन होती है। मम्मी आती है और मम्मी क्या करती है, बेकिंग पाउडर लगाती है ना? क्यों? क्योंकि बेकिंग पाउडर जो होता है वो बेसिक होता है, और जो बी स्टिंग होती है, जो मधुमक्खी काटती है, वो एसिडिक होता है। तो यहां पर भी क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और आपको दर्द खत्म हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे सवाल आ रहे होते हैं, घुमा फिरा के सवाल आते हैं, बट इन्हीं से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। अगला देखते हैं। अब आ गया सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे। इतना समझ लो, जब एक एसिड और एक बेस दोनों आपस में आते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं सॉल्ट। अब देखो, सॉल्ट 3 टाइप की होती है। पहली सॉल्ट होती है, अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड लूं और स्ट्रॉन्ग बेस लूं तो पता है मेरी सॉल्ट कैसी बनेगी? मेरी सॉल्ट बनेगी न्यूट्रल, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड हूं और मैं वीक बेस लूं तो पता क्या होगा, मेरी जो सॉल्ट बनेगी वो कैसी होगी, एसिडिक सॉल्ट होगी, क्योंकि मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड को लिया है बेटा, है ना? तो कैसी बनेगी, एसिडिक। उसके अलावा अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस लूं और वीक एसिड लूं तो कैसी बनेगी, सॉल्ट। सॉल्ट बन जाएगी फिर मेरी बेसिक, सॉल्ट मेरी रह जाएगी बेसिक। ठीक है, तो ये कुछ 3 प्रकार की सॉल्ट थी। अब देखते हैं रिएक्शन, और यहां से ही पेपर आपका 80% तक पेपर इन्हीं रिएक्शन से आएगा। सबसे पहला हमें जो पढ़ना है वो है सोडियम क्लोराइड, जो कि होती है नॉर्मल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट। जो आप घर में नमक खाते हो वो यही होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। कैसे बनता है? अब इसकी फॉर्मेशन क्या होती है वो आप समझ सकते हो कि इसकी फॉर्मेशन होती है फाउंड इन सी वाटर, रॉक सॉल्ट वगैरह वगैरह, नमक के पानी वगैरह में मिलता है, उसके अलावा सी वाटर के अंदर मिलता है, अलग अलग जगह से मिलती है ना। इनका मेन काम क्या है? ये जो है एक तो खाने में यूज किया जाता है, और ये रॉ प्रोडक्ट है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनाने का। बट भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, अब वही पढ़ेंगे हम। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक प्रकार का बेस हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अब मुझे बताओ ये बनता कैसे। इसका एक प्रोसेस होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्या देते हैं बेटा, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन आप देख रहे हो NaCl प्लस H2O, जिससे NaOH Cl2 और H2 बनता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्कलाई। बनता कैसे है, एक डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं, उसकी मदद से आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएगा। ये जो आप डायग्राम देख पा रहे हो यही है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस का। हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, इसके अंदर नमक का पानी डालते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, ब्राइन सोल्यूशन। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक एनोड डालते हैं, एक कैथोड डालते हैं, और बिजली पास करते हैं। अब क्या होता है
कि जो NaCl का सोल्यूशन है ना पानी में, जिसको हम ब्राइन सोल्यूशन बोल रहे हैं, वो टूटने लगता है, तो एनोड की तरफ तो क्लोरीन गैस बनती है और यहां से क्लोरीन गैस ऊपर निकल जाती है और यहां पर हाइड्रोजन गैस बनती है और हाइड्रोजन गैस ऊपर निकल जाती है। तो यानी एनोड पे क्लोरीन, कैथोड पे क्या, हाइड्रोजन। और आपका एक और प्रोडक्ट बनता है जो कि हमें चाहिए, जो कि है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। NaOH कहां से, यहां से निकल के आ जाता है आपका NaOH। तो आपके पास NaOH भी आ गया, Cl2 भी आ गया और हाइड्रोजन भी आ गया। अब सवाल आएगा कि क्लोर एल्कलाई प्रोसेस के यूजेस क्या हैं, जो इनके प्रोडक्ट बने हैं ना, 3 प्रोडक्ट, उनके यूजेस क्या हैं। तो यूजेस याद रखना, Cl2 का मेन काम क्या होता है, Cl2 जो होती है क्लोरीन गैस, वो वाटर ट्रीटमेंट के काम आती है ना। आपने देखा होगा स्विमिंग पूल वगैरह साफ करने के यही गैस काम आती है। उसके अलावा हाइड्रोजन तो एक तरीके का फ्यूल है, तो हाइड्रोजन इज अ फ्यूल, तो फ्यूल में काम आता है। उसके अलावा जो आपका NaOH है, NaOH बहुत जगहों पे काम आता है ना। बेसिकली NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बहुत फॉर्मेशन आगे हम आगे देखेंगे, उसके अंदर भी आपका NaOH काम आ रहा होगा। तो ये सारे के सारे इसके यूजेस हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्लोर एल्कलाई पे एक सवाल आएगा, अभी बता रहा हूं, लिख कर ले लो चाहे तो, गारंटी से बता सकता हूं इस पे सवाल आएगा। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं हम क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है आपका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा। देखना बेटा, बेकिंग सोडा क्या होता है, देखो बेकिंग सोडा जो है वो कैसे हम बना रहे हैं, सिंपल सा प्रोसेस है। हम लेते हैं क्या, हम लेते हैं नमक का पानी यानी ब्राइन सोल्यूशन। हमने क्या करा, हमने ब्राइन सोल्यूशन को लिया, ब्राइन सोल्यूशन में से कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई, साथ साथ में से हमने अमोनिया ले लिया, अमोनिया। तो जब ये सारी रिएक्शन हमने कराई तो पता क्या बनता है, एक तो बनता है आपका अमोनियम क्लोराइड और साथ साथ में आपका बन जाता है क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्या, इसको हमने क्या नाम दिया है, बेकिंग सोडा। क्यों बेकिंग सोडा दिया है, क्योंकि जितने भी आपके बेकिंग पाउडर होते हैं वो इसी से बनते हैं, आपके जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वो इसी से बनते हैं। तो इसके यूजेस क्या है, बेकिंग पाउडर, एंटासिड, सोडा एसिड जो कि होता है फायर एक्सटिंग्विशर, ये सारे इसके यूजेस हैं। यूजेस पे सवाल बिल्कुल आ सकता है, कैसे बन रहा है, रिएक्शन आपको याद रखनी है। अगला देखते हैं, अब अगली रिएक्शन हमारी आ गई है किसकी, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कुछ नहीं होता, हमने जो सोडियम बाइकार्बोनेट लिया था ना, अगर मैं उसको हीट कर दूंगा, अगर मैं इसको हीट करूंगा, मान लो मैंने इसको हीट करा, तो कुछ नहीं होगा, ये सोडियम कार्बोनेट में टूट जाएगा, साथ साथ में CO2 प्लस H2 के अंदर टूट जाएगा। उतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा, टूट जाएगा। बट इसके बाद क्या होगा, ये जो बना है ना, ये पानी के मॉलिक्यूल से जुड़ेगा, पानी के मॉलिक्यूल से जुड़ जाएगा और ये फाइनली क्या बनाएगा, ये बनाएगा, देखना यहां पर, सोडियम कार्बोनेट डेसाहाइड्रेट। डेसाहाइड्रेट यानी इसका हमने निकनेम दिया है वॉशिंग सोडा, जो कि होता है Na2CO3.10H2O। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जो वॉशिंग सोडा होता है वो पता है कहां होता है, वो आपके जितने भी वॉशिंग पाउडर्स होते हैं, सोप होते हैं, उस सबके अंदर यही डलता है वॉशिंग सोडा। याद रखना यहां पर .10H2 है, यानी 10 पानी के मॉलिक्यूल्स इसके साथ क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। यहां पर एक प्रोसेस हुआ है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो आपको मैं लास्ट में बता रहा हूं, वो टेंशन की बात नहीं, सब्र रखो, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, बड़ा गंदा फॉर्मूला है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसे बनता है, हम क्या लेंगे, हम लेंगे CaOH2, यानी ये है हमारा क्या, स्लेट लाइम। स्लेट लाइम में से हम क्लोरीन गैस को पास कराएंगे, क्लोरीन गैस को हमने पास कराया तो हमारा प्रोडक्ट बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर CaCl2, साथ साथ में पानी बन जाता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो इसका मेन काम क्या है, ये आपके ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम आता है। साथ साथ में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, वो जो हेयर कलर कराती हैं लड़कियां, वो पहले ये ब्लीच ही किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, आपके किसका, स्लेट लाइम का। स्लेट लाइम से क्लोरीन पास करके ही ये बन रहा होता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला आ जाता है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी CaOSO4.12H2O। याद रखना यहां पर हाफ H2O। ये क्या होता है, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपके घर के अंदर बोला जाता होगा POP, बोलते हैं ना बेटा POP ला दे। POP क्या होता है, हमने एक कंपाउंड होता है गिप्सम। गिप्सम क्या होता है, CaSO4.2H2O। इसको हम हीट करते हैं, जब इसको हीट करते हैं तो इसमें से 1.5 पानी का मॉलिक्यूल, 1.5 पानी का मॉलिक्यूल चला जाता है और बचता है कितना, CaSO4.12H2O। और यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपने देखा होगा आपके सीलिंग के अंदर लगा होता है, जो आपके सीलिंग में जो हार्ड स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो ना, वो यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका मेन काम क्या है, यूज्ड इन प्लास्टर्स फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्स, बोन्स, मेकिंग टॉयज, डेकोरेशंस, मेकिंग सरफेसेस स्मूथ। जितने भी आपके घरों के अंदर है, टॉयज के अंदर, सारी जगह आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज किया जाता है। याद रखना CaSO4.12H2O। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, ये हाफ, ये क्या हो रहा है, .10H2O, ये सब क्या होता है, आखिर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, ये तो बता दो। तो देखो मैं आपको बताता हूं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। बेसिकली होता क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा फॉर्मूला है, एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एक मॉलिक्यूल से पानी के अलग अलग मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं।
केमिकल फॉर्मूला में ही जुड़ जाते हैं। मैं सोल्यूशन नहीं बना रहा हूं, केमिकल फॉर्मूला में ही जुड़ जाते हैं और उसी प्रोसेस की वजह से क्या बन जाता है, उस सब्सटेंस का क्रिस्टल बन जाता है, वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, वो क्रिस्टल बन जाता है और उसी को हम बोलते हैं उस प्रोसेस को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका एक और एग्जांपल है, देखना, इसका एग्जांपल है ये कॉपर सल्फेट CuSO4.12H2O। इसका कलर पता क्या होता है, ब्लू होता है। बट अगर मैं इसे हीट करूं, अगर मैं इसके 5 पानी के मॉलिक्यूल्स खींच लूं ना, तो इसका कलर पता क्या हो जाएगा, व्हाइट। ये कलरलेस हो जाएगा, ये व्हाइट कलर का हो जाएगा। मतलब पहले ब्लू था, बाद में क्या हो गया, बाद में कैसा हो गया, बाद में हो गया आपका व्हाइट, जब मैंने हीट करा। तो इस वजह से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बड़ा जरूरी है और बहुत सारे कंपाउंड्स इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले फिनोमिना को क्या करते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। ये था आपका सारा का सारा चैप्टर। यहां पर लिखा भी हुआ है, कंटेन्स वाटर मॉलिक्यूल्स, देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं। अब फाइनली हम बढ़ते हैं किसके ऊपर, आज के सवाल के ऊपर, जो कि आपको कमेंट में बताना है। सवाल है विच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो। जल्दी से ABCD आंसर लिखो फटाफट से। मिलते हैं अगले लेक्चर की तरफ। आई होप आपकी मदद हुई होगी। टेक केयर।